अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मैथ का एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा काफी नजदीक है, ऐसे में अति आवश्यक हो जाता है कि मैथ के पूरा चैप्टर 1 रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक अर्थात कि चैप्टर 15 तक का आपको रिवीजन लगातार करते रहना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, क्योंकि नया मॉडल पेपर है तो सभी चैप्टर से इसमें प्रश्न मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में काफी कम समय, तो अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न, वैसे प्रश्न मैथ से हम लोग चर्चा करेंगे जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। मैथ का कोई भी चैप्टर आप नहीं समझे होंगे, अगर अंत तक पेन कॉपी लेकर यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप सॉल्व करेंगे तो हर एक प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग पूरे प्रश्न को समझेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको एग्जाम वाला फीलिंग लाने के लिए तैयार किया गया। बिल्कुल एग्जाम में इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र मिलेगा 2023 बोर्ड परीक्षा का मैथ का। आगे की तरफ बढ़े तो आगे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी के लिए निर्देश है। हम लोग सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक एक करके देखेंगे क्या किसका सही उत्तर होगा। क्योंकि ये क्लास मैथ का है तो इसलिए ध्यान से अभी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाए और एक एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बताऊंगा, ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा कि मैथ सीखने समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए इस चैनल में बिहार टॉपर सीरीज में लगातार आपको वीडियो क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर बिहार टॉपर सीरीज के सभी वीडियो क्लास आप देख कर जाते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्लासेस देखने के लिए पीछे कोई भी क्लास छूटा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको बिहार टॉपर सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप क्लासेस देख सकते हैं। लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप समझ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जो भी क्लासेस खत्म होगा उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां पे आपको पूरे बिहार टॉपर सीरीज में जितना भी मैथ या हर एक विषय का क्लास हुआ है सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं आज के मॉडल पेपर में पहला प्रश्न कौन है महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मैं बार बार बोल रहा हूं मैथ का ये प्रश्न है तो पेन कॉपी लेकर आप भी प्रश्न को सॉल्व कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा, अगर अंत तक आप बने रहते हैं तो सीधे एग्जाम में प्रश्न टकराएगा। तो पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बहुपद 2 - x x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। काफी शानदार प्रश्न मिला पहले आपके दूसरे नंबर चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद से पहले नंबर पे। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, आपका मित्र तूफानी लाल भी आज क्लास कर रहा है, देखिए ये भी आपके साथ आंसर सॉल्व करेगा, बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न सॉल्व करना सोचना शुरू कर दिया है। आंसर आपको भी आंसर सोचना है, आपको मैथ है तो पेन कॉपी लेकर उठाइए, और जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल। अब देखिए बहुपद के शून्यक का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं सी बटा ए होता है, लेकिन सर पहले एक्स स्क्वायर के रूप में होगा तभी तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बोला कि बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ पे एक्स एक्स में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस एक्स। इसी तरह हम रहने देते हैं, चाहे तो इसको सजा भी सकते हैं लेकिन इसी तरह रहने दीजिए। अब ये दिखाई दे रहा है कि आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब कह रहा है शून्यक का गुणनफल, तो मान लेते हैं अगर इसके दो शून्यक अल्फा इंटू बीटा है तो इसके गुणनफल कितना होंगे सी बटा ए। अब सी क्या होता है सर, तो कोई भी द्विघात बहुपद किसी भी रूप में लिखा रहे उसमें जो कांस्टेंट अर्थात कि अचर होगा वही सी होगा, तो अचर का मान है 2, और ए तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो कितना है -1। एक्स स्क्वायर का पहले कुछ भी नहीं है तो 1 था और माइनस है तो -1, मल्टीप्लाई कर देंगे सर -2। बहुआ टाइप प्रश्न हो गया, ऑप्शन ए पे दिया गया, तो ऑप्शन ए देखिए पहला का सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं तूफानी लाल क्या आंसर सोच के रखा है, हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। तो बिल्कुल सही, देखिए तूफानी लाल बता दिया कि आपका आंसर सही है। जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ध्यान से उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं और पहले जैसा प्रश्न एग्जाम में आएगा तो अब आपसे गलत नहीं होने जा रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पेन कॉपी लेकर मैथ है एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एग्जाम में देखिएगा इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा। मैं इतना आपको मैथ का मॉडल पेपर करा दे रहा हूं कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। अंक चेंज हो सकता है, 2 के बदले में 3, 3 के बदले में 4 ऐसे पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यार्थीगण। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब देखेंगे सर क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब कह रहा है आपसे कि एक द्विघात बहुपद है, लेकिन मान क्या पूछ रहा है कि 3 अल्फा और उसके बाद में प्लस में 3 बीटा का मान बताइए। देखिए दो तरीका है बनाने का, एक तो इसका बहुपद हम लोग 2 शून्यक निकालेंगे, जो भी अल्फा बीटा का मान आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा रहा है तो ज्यादा हमको दिमाग खपाने की आवश्यकता, हमको सिर्फ आंसर से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ध्यान से समझिए मैथ कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाते हैं, यही इस क्लास के माध्यम से आपको सिखाने का
उद्देश्य मैं पूरा आराम से आपको सिखा रहा हूं विस्तार पूर्वक। तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब सर अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा क्या है गुरुजी? तो शून्यक का योग है। तो यहां पे देखिए शून्यक का योग का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, तो कहिएगा सर माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। काफी शानदार। नहीं मालूम है तो यहां से याद करते चलेंगे, माइनस बी, तो माइनस तो ये रहेगा बी। तो मैं अभी ऊपर वाले प्रश्न में सिखा रहा था, जो एक्स का गुणांक है वहीं बी का मान है सर, तो -4। ए तो जो आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो 3 और इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, इंटू 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। कहां पे है? ऑप्शन ए पे है। काफी शानदार। दूसरे के भी काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए कमेंट किए हैं। आपका मित्र तूफान लाल भी सही आंसर बता दिया कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। जैसे ही प्रश्न आए, प्रत्येक प्रश्न को मैथ में क्या है, धैर्य पूर्वक समझना है। क्या कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाकर यहां पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट लॉजिक आपको एग्जाम में लगाना है। इसी रूप में प्रश्न आएगा, अंक चेंज हो सकता है। करे द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का योग। अब फिर पूछ रहा है सर शून्यक का योग। कहिएगा सर अभी आपने बताया कि ये तो इसको पहले द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे, बिल्कुल। तो x इंटू 2x माइनस 5 इंटू -3 दिया है, गुना करेंगे तो हो जाएगा अपना 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 है, तो 5x और -3। क्या पूछ रहा है? शून्यक का योग। तो मान लेते हैं सर इसका शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अभी आपने बताया माइनस बी बटा है, तो आपका बिल्कुल आंसर सही है, फॉर्मूला आपको याद है। तो माइनस बी बटा है, तो माइनस बी, तो जो उसे मैं बता रहा हूं कि जो x का गुणांक है कितना है? -5 है। ए सर तो ए कितना है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? तो +5/2। कहां पे है? तो ऑप्शन डी। जो भी चला कमेंट किए थे ऑप्शन डी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए तूफान लाल से आंसर की हम लोग सत्यता की जांच करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। बिल्कुल सही है। अगर हम कॉन्सेप्ट का यूज करके बता रहे हैं, देखिए ऐसे ही तूफान लाल भी आंसर सोच रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट पे आधारित ये भी आंसर बता रहा है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। काफी आसान प्रश्न है, इसका आंसर मुझसे पहले आपको दे देना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्न हर साल एक पूछा ही जाएगा, इस साल भी आएगा ही आएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? आपको बताना है कि कौन बहुपद है। आपके सामने है चारों, देख लीजिए, बताइए कौन इसमें से बहुपद है। सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुपद है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट है, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं बहुपद का कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसमें चर जो भी एक्स वाई ए बी सी डी रहेगा उसका पावर जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। मैं आपको कई क्लास में सिखा चुका हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली क्लासेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पे रूट है, इसका मतलब क्या है? इसी तरह है 1/2। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा रूट नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पूरा रूट नहीं है, इतना ही रूट है। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं रूट 3 पे ही है, तो उसी तरह यहाँ पे भी सिर्फ इतना ही रूट है, ये आपको क्लियर समझना है। तो यही क्या हो जाएगा? बहुपद, क्योंकि यहाँ पे देखिए चर का पावर रूट है, यहाँ पे चर का मान कुछ भी रूट में नहीं है, तो पूर्ण संख्या, यहाँ पे भी चर का पावर पूर्ण संख्या, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि इसमें कोई भी बहुपद चेक करना होगा या समीकरण, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें जो भी चर राशि दिया गया है क्या उसका पावर जो है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर पूर्ण संख्या रहेगा 1 2 3 इस रूप में तो बहुपद होता है, अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होता है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि इतना बराबर 12 और इतना बराबर 5, कि दो समीकरण दिया है, तब एक्स वाई का मान क्या होगा। इसे सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको भी बनाने के दो तरीका है। एक तो हम इसको मान लेंगे सर समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो भी मान आएगा उसके द्वारा हम आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि सभी ऑप्शन में एक्स के जगह पर 2, वाई की जगह 3 दिया, तो इसको यहाँ पे रख कर चेक करेंगे कि इसमें LHS बराबर RHS आता है। उससे अच्छा इसको समीकरण ही सॉल्व कर लीजिए, ताकि आप समीकरण सॉल्व करना भी सीख सकते हैं। अब देखिए उतना हम लोग विस्तार से नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे बना रहा हूं। तो समीकरण 1 में मैं 3 से गुना कर दूंगा और समीकरण 2 में मैं 2 से गुना कर दूंगा। तो चलिए इसको गुना हम लोग कर रहे हैं ताकि आप समझ रहे विलोपन विधि का प्रयोग है, ताकि एक अंक बराबर होकर कट जाए और गुना करके 2 में से 1 में से 2 को घटा लेंगे। तो 1 में गुना करेंगे तो अपना हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 36, और दूसरा में गुना करेंगे तब भी 6x, तब इसलिए तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4y और बराबर में 10। अब घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा अपना 9 4 13y और यहाँ पे हो जाएगा कितना 26। 13 से 26 कट गया 2, अर्थात कि y बराबर 2। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे 1 में ही मैं रख दे रहा हूं यहाँ पे, या किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 में रखेंगे तो 2x और प्लस 3 और y की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना होगा 6
बराबर 12, या x बराबर सर तो प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 6 घटेगा 6 बटा में 2 अर्थात कि 3। तो हमने क्या बता दिया, x हमारा आ गया 3 और y हमारा आ गया 2। देखते हैं कहां पे दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तूफानी लाल भी यही आंसर निकाला है। बस हमने क्या किया, उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं इस प्रश्न को, कि हमने इसमें क्या किया है कि तो यहाँ पे समीकरण दिया था, इसको सॉल्व कर दिया किसी भी विधि का प्रयोग करके जिससे आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, उस विधि का प्रयोग करके प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, ग्राफीय किसी विधि से आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, हल से संबंधित आ गया, कह रहा है कि समीकरण युग्म। सोचिए पूरा कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन रहा है, इसके पीछे भी मैं मैथ का कई क्लासेस करा चुका हूं। कोई भी क्लास आपका छूटता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, ऐसे आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहेंगे तो वहां पे सभी क्लास का अपडेट भेजा जाता है। महत्वपूर्ण वीडियो क्लास लाने का हम लोग प्रयास करें ताकि सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न टकराए। यहां से कह रहा है समीकरण युग्म इतना और इतना के हल होंगे। ये हमारा हो गया सर समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब कह रहा है हल कैसे होंगे, तो हल बताने के लिए आप जानते हैं हम a1 बटा a2 का अनुपात निकालते हैं, b1 बटा b2 का अनुपात निकालते हैं, c1 बटा c2 का अनुपात निकालते हैं। तो a1 देखते हैं कितना है, तो a1 जो समीकरण 1 में x का गुणांक है तो कितना है 1 है। a2 जो समीकरण 2 में x का गुणांक है तो कितना है -3 है, तो यहां पे लिख देंगे 1 बटा में -3। अब चलिए दूसरा निकालते हैं b1 बटा b2, तो देखिए b1 बटा b2 कितना है, तो यहाँ पे 2 है जो y का गुणांक है समीकरण 1 में, और b2 तो -6 है, इसको भी कटाएंगे तो 1 बटा में -3 हो जाएगा, 2 3 6। अब दोनों बराबर आ गया तो c1 बटा c2 निकालना, अगर नहीं आता तो नहीं निकालते। c1 कितना है गुरुजी, तो इसमें जो कांस्टेंट है 5, इसमें 1 अर्थात कि 5। तो हमने यहाँ पे क्या देखा सर कि a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस कंडीशन में समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते हैं और रेखाएं समानांतर हो जाती है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। तो नहीं हल पूछेगा तो आपको क्या करना है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का अनुपात निकालिएगा। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटा b2 तो आपको कह देना है कि अद्वितीय हल है। अगर 2 बराबर आता है, तीसरा बराबर नहीं है तो कहना है कोई हल नहीं है। अगर तीनों बराबर आ गया तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण इतना के कोई हल ना हो तो क्या होगा के का मान। तो सबसे पहले सर कह रहा है कोई हल नहीं है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो कहिएगा सर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अभी हम लोग ऊपर सीख रहे थे, अब कोई 2 बराबर लेके के का मान निकाल देंगे। a1 तो मैं बता रहा हूं ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो देखते हैं a1 का मान कौन छात्र सबसे पहले कमेंट करता है। जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पेन कॉपी लेकर सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम में आपका मैथ में 100 में 100 अगर लाना है तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं कि a1 का मान सर के होगा, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। a2 तो कहिए सर इसको हटाकर लिखेंगे यहाँ पे 6, बिल्कुल सही। b1 तो यहाँ पे -5, b2 तो 2। अब यहां से कटा देते हैं, 2 से यहाँ पे कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और तिरछा तिरछी गुना होगा तो k बराबर -15। कहां दिया है सर, ऑप्शन डी पे ध्यान से देख रहे हैं तो दिया है, यही सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तूफानी लाल भी आपका यही आंसर निकाला है। अंत तक बने रहिए, काफी नए नए प्रश्नों का आपका अभ्यास होगा, सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में टकराएंगे, क्योंकि बिल्कुल हम लोग एग्जाम के लेवल के नए नए प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके लिए। 8 नंबर प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, पेन कॉपी लेकर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, नहीं मालूम है तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं विस्तार पूर्वक, यहां से ध्यान से सीख कर रखेंगे, एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, कह रहा है 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगा। कह रहा है कि 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण है जिसका हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं सर, प्रतिच्छेदी रेखा आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन क्या था, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। जब यहां पे प्रतिच्छेद करेगा तो इसका सिर्फ एक हल होगा, अर्थात कि अद्वितीय हल होगा सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। समानांतर होगा ग्राफ तो कोई हल नहीं होगा, संपाती होगा एक ही पे 2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस प्रश्न का हमने सही आंसर निकाल दिया, ऑप्शन ए। तूफानी लाल भी बता दिया कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। पूरा कॉन्सेप्ट था, इसको याद कर रखेंगे। मैथ में क्या कि कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख रहे हैं, सूत्र फार्मूला याद है, आपको गुना भाग जोड़ घटाव आता है, तो कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न आ गया, काफी शानदार प्रश्न है, सभी चैप्टर से प्रश्न मिलेगा 1 से लेकर 15 तक, ध्यान से अंत तक बने रहेंगे। कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल क्या होंगे, कैसे होंगे पूछ रहा है, अविरोधी होंगे कि विरोधी की आश्रित। तो चाहे समीकरण युग्म बताना हो या हल की संख्या बताना हो या विरोधी अविरोधी
ही आश्रित बताना हो, हमको a1 बटा a2 का अनुपात निकालना ही पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 बटा a2 का मान सभी विद्यार्थी एक साथ आंसर कमेंट करेंगे कि इसका क्या होगा। b1 बटा b2 का मान आप लोग कमेंट कीजिए। a1 तो यहाँ पे 1, a2 तो 2, b1 तो कितना है तो देखेंगे ध्यान से तो 3 और b2 देखेंगे तो -5 बराबर आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो इस कंडीशन में आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और उस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, तो अविरोधी होंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। याद रखेंगे क्या होंगे, अविरोधी। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। देखिए आगे पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ले लिया हूं, पूरा कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है। कह रहा है यदि चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अगर हल अनंत है सर, इसका मतलब कंडीशन क्या कह रहा है कि तीनों बराबर है गुरुजी। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 बराबर है तो अनंत हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेखाएं जो है संपाती हो जाती है। एक ही पे दो रेखा आता है, हर जगह टच करता है, इसीलिए अनंत हल हो जाते हैं। तो दो संपाती रेखाएं हैं सर, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे, दो संपाती रेखाएं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है, इसका आंसर किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं आना चाहिए। तूफानीलाल से पहले आपको इसका आंसर कमेंट कर देना है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है। मैं कई बार बताया हूं, प्रश्न को ध्यान से समझना चाहिए। कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है सर, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, कौन परिमेय है, अर्थात कि कौन रेशनल नंबर है। ध्यान से, बिल्कुल आराम से हम लोग सीख रहे हैं। तो परिमेय कौन होता है, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। 8 का 64, 9 का 81, तो यही परिमेय है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे ही आंसर मिल गया। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर, 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। देखिए एग्जाम के लेवल के सभी चैप्टर से प्रश्न का रिवीजन हो रहा है। तो चलिए पहले इसका लौसा मौसम निकालते हैं। तो 5 दिया है सर, पूरा विस्तार से हम लोग सीखेंगे ताकि 2 अंक में भी आए तो कोई गलती नहीं करना है। तो 5 हो जाएगा 15, तो 5 तिहाई 15, 20 तो 5 चौका में 20। क्या इसका मौसा हमने निकाल लिया। मौसा का मतलब HCF हमने क्या निकाला, 5, 15 और 20 का 5, और LCM भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अब करें लौसा अनुपात मौसा, यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए पहले LCM बाद में HCF, यही गलती आपको नहीं करना है। अगर पहले मौसा अनुपात लौसा पूछा तो पहले HCF फिर LCM। तो 60 अनुपात 5 कटाएंगे तो 12 5 में 60, 12 अनुपात 1, अर्थात कि ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 12 नंबर प्रश्न का। देखते हैं तूफानीलाल इसका सही आंसर क्या बता रहा है। तो बिल्कुल हम लोग का आंसर सही है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न फिर आ गया। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए प्रश्न को घुमा रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और अपरिमेय को टिक कर दें। कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, यहां पे देखेंगे अर्थात कि कौन परिमेय है। ऑप्शंस आपके सामने है तो देखेंगे तो 10 का रूट निकलेगा, अर्थात कि पूरा इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, 24 का भी नहीं निकलेगा, 35 का भी नहीं निकलेगा, 121 का निकल जाएगा 11। तो यही सर अपरिमेय नहीं, अर्थात कि यही परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं मेरे साथ प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर भी कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ना है। मैथ में आप जानते हैं आप शानदार स्कोर कर लेंगे। समझिए आपका सभी विषय में किसी भी विषय में कम नंबर नहीं आएगा। मैथ में अधिकतर विद्यार्थी 100 में 100 लाते हैं, मैथ में अधिकतर विद्यार्थी फेल भी करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अंत तक क्लास को करके 100 में 100 लाएं या क्लास को छोड़ेंगे तो आपके अंक पे प्रभाव पड़ेगा। मैथ काफी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे विस्तार से मैं सिखा रहा हूं। अगर आप सीखते जाइएगा तो एग्जाम में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए तूफानीलाल आंसर निकाल दे रहा है, तो आपको आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सीखिएगा। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। अब सर शून्यक पूछ रहा है तो फिर इसके भी दो तरीका है। एक तो पूरा ऑप्शंस जो इसका मान रखिए, इसका मान 0 आता है तो समझिए यही शून्यक है। सबसे आसान तरीका क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं इसको गुणनखंड विधि अगर हम यूज करें तो यहाँ पे 12 और 2 में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 24 का इस तरह तोड़ देंगे तो 2 से हो जाएगा 12, 2 से 6, 2 से 3, और अब बस इतना ही। अब 5 लाना है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा 5, अर्थात इसको लिख सकते हैं सर 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब 2x सर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, आगे तो आप सॉल्व करना जानते हैं। जल्दी से सॉल्व करके आंसर दीजिए। क्या आपका आंसर आ रहा है
3x प्लस, सर मैथ का क्लास है, कभी भी आप इसको देखें तो आपको क्या करना है कि पेन कॉपी लेकर ध्यान से एक एक चीज को सीखना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए मैं आंसर निकाला हूं, मुझसे पहले देखते हैं कौन विद्यार्थी आंसर कमेंट कर देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर आ गया 3/2 - 4, कहीं पे है तो बिल्कुल रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन बी पे ही दिया है, तो यही 14 का सही आंसर हो जाएगा। क्या निकाला गुणनखंड विधि से यहाँ से आगे, तो आप समझ रहे हैं मैं कितना क्लास में आपको इसको विस्तार पूर्वक सिखाया हूं। अब 15 नंबर प्रश्न आ गया, बउआ टाइप प्रश्न आपके लिए हो गया, क्योंकि कितना प्रश्न उसमें से इस पे आ रहा है। कह रहा है यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है गुरुजी, इसका मतलब क्या है, शून्यक का आपको योगफल बताना है, और शून्यक का योगफल होता है -b/a। -b तो x का गुणांक है 5, तो -5 a 1 है, तो सर -5। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं तूफानी लाल से पहले आंसर कमेंट कर दिए, ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। तूफानी लाल भी यही बताएगा, देखिए आप ही की तरह भी तूफान मचाते हुए आंसर बता दिया। चलिए 16 नंबर प्रश्न, मुझसे पहले आंसर आना चाहिए सभी विद्यार्थी का, काफी आसान प्रश्न है लेकिन इस साल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कह रहे दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है, तो ये का मान। एग्जाम में भी ऐसा ही पहले 2 बार 3 बार प्रश्न को पढ़ के समझ लीजिएगा, ताकि एक भी अंक आपको गलत नहीं करना है। मैथ में आपको 100 में 100 स्कोर करके आना है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि a और 18 सर दो संख्या है, और कह रहा है एलसीएम ऑफ a 18 का 36 है। आगे कह रहा है कि सर HCF इसी का a 18 का 2 है, तो a कितना है, तो हम जानते हैं कि किसी भी दी गई संख्या का LCM गुने HCF बराबर होता है उन संख्याओं का गुणनफल, अर्थात कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पढ़े होंगे। LCM दे रहा है सर 36, HCF दे रहा है 2, गुणनफल संख्या का a गुने 18, तो क्या आप a का मान नहीं बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। 18 दूनी में 36, 2 दूनी में 4, कहीं पे है, बिल्कुल रहेगा सर ऑप्शन सी। आप तूफानी लाल बन चुके हैं, तूफानी लाल भी कह रहा है कि आपका आंसर बिल्कुल चला सही है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे काफी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट मैं प्रश्न लेकर आया हूं, ताकि आपको पूरा रिवीजन होगा, मैथ में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रखना है, 100 में 100 आपको स्कोर करना है। कह यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा, हम जानते हैं दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। लॉसा अर्थात कि एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। देखिए इसी तरह एग्जाम में आपको तूफान मचाना है, 17 का क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न है, इससे कोई भी एग्जाम में बाहर प्रश्न नहीं आएगा, अंत तक देख लीजिए, मैथ में सीधे सीधे प्रश्न टकराएंगे, पूरा रिवीजन हो रहा है आपका, सिर्फ कॉन्सेप्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जिसे हम समअभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, 4 दूनी में 8, बउआ टाइप प्रश्न है सर, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। तूफानी लाल भी बोल रहा है कि हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। करते हैं सर 19 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। कई बार मैं आपको सिखाई हूं भाज्य अभाज्य से प्रश्न आएगा, आपको गलत नहीं करना है, ऑप्शंस आ रहा है, ध्यान से देखते देखते आंसर कमेंट करना चाहिए सभी विद्यार्थी को कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 29 है, यही तो किसी से नहीं कटेगा। तो जो भी छात्र कमेंट किए हैं ऑप्शन ए आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। 25 भी देखिए 5 से कट जाएगा, 16 भी देखिए 2 से, 8 से कटेगा, ये भी 5 3 से कटेगा, तो इसीलिए क्या इसका सही आंसर हो गया अभाज्य संख्या का 29। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है आपके लिए, कह रहा है 3.27 आगे डैश डैश है, तो ये कौन सी संख्या है, दशमलव प्रसार दिया है। तो देखिए आगे डैश डैश का मतलब होता है कि संख्या कुछ भी आते जा रहा है, 3.27 1 4 5 ऐसे कुछ भी आ रहा है लगातार, तो अर्थात कि अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे यहां पे क्या देता 3.27, आगे डैश डैश नहीं देता, तो ये शांत दशमलव है तो परिमेय हो जाता, या यहां पे रेकडिंग देता, बार देता, इसका मतलब क्या था कि संख्या यही बार बार पुनरावृत्त करेगा, अर्थात कि अशांत आवर्ती होता, टर्मिनेटिंग होता, तब भी होता परिमेय संख्या, लेकिन यहां पे क्या था अशांत अनावर्ती सर, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूं प्रश्न को सीख रहे हैं, यहां पे ध्यान से सीखिए, एग्जाम में सिर्फ आपको तूफान मचा कर आ जाना है तूफानी लाल की तरह। आपके साथ क्लास में देखिए तूफानी लाल भी प्रश्न को
सॉल्व कर रहा है, पेन कॉपी लेकर आप भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होता है तो उसमें से मैं बता रहा हूं, तो आपको याद हो जाना चाहिए क्लास में कि जब तीनों बराबर हो जाए, रेखाएं समपाती हो जाए तो अनंत हल होगा। अब तीनों बराबर है तो चलिए इसको बराबर रख के चेक करता था कि 1/5 बराबर होगा 2/में। अब तो आप समझ चुके हैं ना कैसे मैं मान लिख रहा हूं, समीकरण 1 समीकरण 2। एक में जो x का गुणांक है वो आपका a1, यहाँ पे जो है x का गुणांक वो a2, यहाँ पे जो है तो b1, यहाँ पे b2, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2। तो हमने मान रख दिया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k में 1 से गुना होगा, k 5 दूनी 10, k बराबर आ गया सर 10। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 21 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 22 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, कोई भी प्रश्न पूछे तो मैं जो पीछे आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूं कि चर राशि फाइंड करना और पता करना है कि उसका घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। ऑप्शंस आपके सामने रखा गया है, जल्दी से बताइए इसमें क्या सही आंसर होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, यहां पे देखेंगे नहीं है, तो यहां पे अगर देखें तो यहां पे द्विघात समीकरण है तो पहले देखेंगे चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसके बाद क्या देखते हैं कि आपका उसका पावर 2 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। 3 हो जाएगा तो त्रिघात हो जाएगा, तो कौन नहीं है तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब पे जाएगा, a क्यू एक्स का क्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे भी तो x क्यू होगा, तो इधर से इसको काट देगा, तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, कौन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है कौन नहीं है। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे a स्क्वायर तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। प्रश्न पूछा है कौन नहीं है सर, तो यही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले ही यहाँ पे ठीक है x स्क्वायर है, इसको लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे x के पावर 4 कर देगा, तो ये होगा नहीं होगा, या ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तभी नहीं होगा। कंडीशन में द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यही ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं इतना आप पहचानना सीख चुके हैं, हर एक क्लास में हर एक मॉडल पर मैं ऐसा प्रश्न आपको बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। काफी शानदार प्रश्न है। वास्तविक तथा असमान मूल कब होता है, तो जब विवेचक अर्थात कि d का मान 0 से बड़ा हो जाए। ये आप समझे हैं कि d का मान जब 0 से बड़ा हो जाए, अर्थात कि सर जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो, तब हम कहते हैं कि वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। अब मान पुट करेंगे b, तो जो x का गुणांक है तो 4 का स्क्वायर। देखिए कितना आराम से मैं आपको समझा रहा हूं, कोई छात्र कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो उसे जरूर समझ में आएगा, ध्यान क्लास में है तो एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। 4 का हो जाएगा 16 और यहाँ पे -4 के, ये 0 से बड़ा है तो -4 के है, तो इस साइड आकर हो जाएगा +4 के से 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल होता है, 4 जो है के से बड़ा है। ये आ गया। अब एक कंडीशन देखते हैं कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए पे है। देखिए के छोटा है, 4 बड़ा के साइन है, तो इसी यही तो साइन हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल यही है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तूफानी लाल से पूछते हैं, कह रहा है बिल्कुल आप लोग सही आंसर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 24 नंबर प्रश्न। सभी विद्यार्थी एक साथ इसका आंसर कमेंट करेंगे कि क्या होगा सही आंसर। तूफानी लाल से पहले आपको आंसर देना है। कह रहा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। मूल समान है गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मूल समान है मतलब डी विविक्तर का मान 0 है, अर्थात कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। देखिएंगे यहाँ पे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो प्लस 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 4ac कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन बी। तूफानी लाल भी कह रहा है कि हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। बउआ टाइप प्रश्न हो जाएगा एग्जाम में, अगर ध्यान से अंत तक आप क्लास को करते हैं, डेली क्लास को करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सभी विषय का मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न का क्लास लेकर आ रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई भी क्लास छूटा है वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे हर एक क्लास का अपडेट दिया जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए। कह रहा है सर कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो ए, अब देखिए मूल समान है सर, मूल समान है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है आपसे। मतलब क्या कह रहा है सर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अब मान पुट करते हैं तो b के जगह पर रखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a और अपना कितना हो गया c, तो c है हमारा a, तो a रख देंगे बराबर 0। या यहाँ पे देखिए 2 दूनी में 4 और माइनस अपना हो जाएगा 4a बराबर 0। या सर 4 बराबर 4a, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर 1,
कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप उम्मीद कर रहा हूँ सीख रहे हैं, एग्जाम में आपको तहलका मचा देना है, 100 में 100 लेकर आना है, क्योंकि आप तूफानी लाल के साथ में क्लास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है 3x²। देखिए मैथ में क्या होता है, काफी विद्यार्थी होते हैं जो सभी प्रश्न जानते हैं, लेकिन हैबिट आपको डेवलप करने की, कब कौन सा प्रश्न आया, ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे हमने आंसर निकाला, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग एग्जाम में, सीधे आंसर निकलेगा, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। कह रहा इसका विवेचक क्या है गुरुजी, विवेचक का मतलब डिस्क्रिमिनांट डी पूछ रहा है, अर्थात कि b² - 4ac का मान पूछ रहा है। तो b तो फिर मैं बता दिया, तो आप रट चुके हैं, जो x का गुणांक है 4a, तो जो x² का गुणांक है जो -1 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 12, 12 में 4 जोड़ते हैं, बउआ भी जानता है 16, बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 26 का। आगे बढ़ते हैं सर 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा, अंत तक बने रहिए, कमेंट में कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न को सीखिए समझिए, और आंसर कभी भी आप क्लास को देखें कॉपी लेकर आंसर आपको देते चलना है। अब कह रहा है के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर होंगे, आपको बताना है कि यहाँ पे के का क्या क्या मान हम रख देंगे तो इस समीकरण के मूल बराबर हो जाएगा। सोचिए हर तरह का प्रश्न आपसे रिवीजन हो रहा है, तो के का मान क्या रखेंगे, मूल बराबर कंडीशन दे रहा है, अर्थात कि कह रहा है सर डिस्क्रिमिनांट बराबर 0 है, अर्थात कि गुरुजी b² - 4ac बराबर 0 है, यही कंडीशन कह रहा है। b का मतलब माइनस के, देखिए x का गुणांक कितना है -k, और -4 और a के जगह पर 4 और c के जगह पर कितना है 16 बराबर 0, या -k का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका k², और इधर आएगा तो 4 चौका 16 गुने में 16, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, माइनस तो इधर आकर हो गया प्लस, या k बराबर √16 गुने 16, तो रूट से 1 16 निकलेगा, तो k बराबर तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और रूट से निकल रहा है तो प्लस माइनस में रहेगा, तो कहीं पे दिया गया है तो बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में हम लोग मान लिखते हैं, तो ऑप्शन बी, क्योंकि +16 का भी स्क्वायर यही होगा, -16 का भी स्क्वायर यही होगा। ये 27 नंबर प्रश्न को भी आप सीख रहे हैं, ध्यान से अंत तक बने रहिए, काफी शानदार शानदार और एग्जाम के लेवल के प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, वहां पे आपको पेन भी नहीं उठाना होगा, आपको याद रहेगा कि हमने क्लास में सीखा था, आप सीधे आंसर करके आएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि आपके लिए कम क्लासेस लाएं, लेकिन क्वालिटी क्लास और एग्जाम के लेवल का प्रश्न, ताकि सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आए। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो, फिर कह रहा है मूल समान है, अर्थात कि d बराबर है 0, अर्थात कि सर b² - 4ac बराबर है 0। देखिए सभी कॉन्सेप्ट सभी चैप्टर से, पूरा 15 तक चैप्टर से प्रश्न मिलेगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ध्यान से पेशेंस रख के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब b तो ध्यान से देखिए, एग्जाम में कोई गलती नहीं, जो x का गुणांक है वहीं b है, तो यहाँ पे a है तो ये b का a कर दिया, 4 तो a जो x² का गुणांक है तो b, और c तो c, अर्थात कि a² - 4bc बराबर 0। कहां पे दिया है तो ऑप्शन डी। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, अंक चेंज कर दिया था, आप सीधे इसको टिक कर देते क्योंकि आप फार्मूला पढ़े मूल समान है तो, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया था ताकि आप गलती करें, लेकिन आप इस तूफानी लाल के साथ में क्लास कर रहे हैं, तूफानी लाल जब आंसर गलत नहीं कर रहा है तो आप कैसे गलत कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को समझ चुके हैं आप। एग्जाम में क्या करेगा, कुछ भी a b c इधर उधर करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको जैसा सिखाया जा रहा है वैसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये तो पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, कितना बार प्रश्न रिपीट किया है, सेम प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में आएगा। कह रहे समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, चलिए 10वां पद बताएंगे, बहुआ टाइप प्रश्न है, सभी ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तूफानी लाल से पहले आंसर दे दीजिए आप सभी लोग कि 10वां पद पूछ रहा है सर, तो ए हमको मालूम है 54, डी तो कोई भी 2 घटा लेंगे तभी -3 ही आएगा सर। अब 10वां पद पूछ रहा है गुरुजी, इसका मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे a + 9d बताएंगे सर, ए हमारा 54 9, उसी तरह डी अपना -3, अर्थात कि 54 - 27, अर्थात कि सर जी 27 कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पे तूफानी लाल के साथ हम लोग बना रहे हैं, ऑप्शन ने तूफानी लाल भी बता दिया। देखिए कितना शानदार एपी से प्रश्न था, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, आपको गलत नहीं करना है। 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आप तूफानी लाल बन चुके हैं, तूफान मचाए रहना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। क्या होगा, कह रहा है सर यदि इतना इतना तथा इतना
एपी में है तो पी का मान, अब गुरुजी कह रहा है एपी में है तो देखिए चला इसको हम ए1 मान लेते हैं, यहाँ पे ए2 मान लेते हैं, इसको ए3 मान लेते हैं। तो एपी का मतलब क्या कह रहा है सर, इसका सार्वंतर बराबर है, अर्थात कि ए3 माइनस ए2 बराबर है ए2 माइनस ए1, तभी तो एपी में है बिल्कुल। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो ए3 हमारा है 4p माइनस 1 और ए2 तो यहाँ पे सीधे मैं इसको लिखूंगा तो 2p और प्लस माइनस 1, यहाँ पे समझ रहे इसको माइनस 1 कर देगा क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में इतना तो आप समझदार हो चुके हैं, जल्दी से बनाएंगे 2p प्लस 1 और इसको गुना करेंगे तो p और प्लस माइनस माइनस 1 कर देगा। 4p में से 2p घटाएंगे सर 2p हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 कर देंगे, 2p में से एक p घटाएंगे p और यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल। अब एक साइड करते हैं सर 2p और प्लस p है तो इस साइड आकर हो गया माइनस p, माइनस 2 है तो इस साइड प्लस 2, 2p में से एक p गायब, p बराबर 2 कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है ऑप्शन बी। चलिए तूफाइनलाल से पूछते हैं कि क्या हमारे उत्तर सही है कि नहीं। तूफाइनलाल कह रहा है बिल्कुल सही है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ऑप्शन बी 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, काफी शानदार प्रश्न एपी का। ऐसे प्रश्न 2 अंक में भी पूछे जाते हैं। मैं देखिए कितना आराम से आपको बता रहा हूं, कितना एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि कोई विद्यार्थी मैथ नहीं आता है उसको भी समझ में आएगा। तो ध्यान से अंत तक बने रहिए। मैथ से अगर डर के आप भागें तो मैथ में कम अंक आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे क्लासेस डेली आप देखते हैं तो मैथ में यहाँ से चैनल से पढ़ के पिछले साल भी काफी विद्यार्थी 99, 100, 98, 90 से तो ज्यादा लाने वाले का भरमार था, क्योंकि हम लोग पूरा इसी तरह डिटेल में सीखते हैं। करा यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, और इतना शानदार शानदार प्रश्न की सीधे सीधे देखिएगा 2 नंबर या 1 नंबर में आएगा, अंक यहां पे चेंज होगा तो उससे क्या, मैथ में अंक नहीं चेंज हो तो बनाने से क्या फायदा। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद। सर अपने से कह रहा है कि छठा पद A6 सर जी 13 है और फिर कह रहा है पद 25 है तो A12 25 है। ए प्रश्न में कह दिया। अब इसका मतलब क्या दे रहा है, ए छठा पद अर्थात कि A प्लस 5D 13 है। अब यहां पे 12वां पद का मतलब A प्लस 11D अपना कितना है 25 है। अब इसको घटा लेते हैं तो मान लीजिएगा समीकरण 1 2, लेकिन ऑब्जेक्टिव है मानने की कोई सीधे सीधे मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पे मैं घटा दे रहा हूं 2 में से 1, तो यहाँ पे घटाएंगे सर तो माइनस 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 कैंसिल करेंगे इसको। यहाँ पे 11D में से 5D को आप घटाएंगे अपना हो जाएगा कितना 6D, और इसको घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा अपना 2 और यहाँ पे 1 12, 6 से 2 कट जाएगा अर्थात कि D बराबर 2। अब D बराबर आ गया 2। कह रहा है पहला पद, सार्वंतर नहीं पूछा, सार्वंतर हमने बता दिया, पहला पद बताइए। तो पहला पद के लिए D का मान किसी समीकरण में रख देंगे, निकल जाएगा तो A और प्लस 5 और D अपना है 2 बराबर 13, अर्थात कि A बराबर सर 13 माइनस 10 बराबर 3। कहां पे है, बिल्कुल है ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 31 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न, देखिए काफी शानदार प्रश्न है। 2 तरीका इसको बनाने का। कह रहा है कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो एक तो फॉर्मूला होता है कि प्राकृत संख्याओं का योग, n तक के प्राकृत संख्याओं का योग तो कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। ये फॉर्मूला कहता है योग निकालने का। तो अगर फॉर्मूला याद किए होंगे तो इससे आप बनाइए। तो n कितना है 100 है, 1 से 100 तक पूछ रहा है। एक हो जाएगा अपना 100 प्लस 1 और बटा में 2, इसको कटा देंगे 50, तो 50 गुने 101 तो ये अपना हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे 0.5, 50 50 कहीं पे है, बिल्कुल है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे n तक के प्राकृत संख्याओं का योग। ये अगर नहीं मालूम है तो चलिए एपी पे बैठा के भी बना सकते हैं बिल्कुल। जैसे ये क्या दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 100। तो इसमें ए कितना है तो एसएन पूछा है तो एसएन बराबर छोटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए n बटा 2 इंटू ए प्लस एन। एन कितना है 100 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2, और ए कितना है 1 और एन कितना है अंतिम पद कितना है 100। तो इसको भी देखिए वहीं आ गया, कटा देंगे 50 गुने 101, यहाँ पे भी अपना हो गया 50 50। तो फाइनल से पूछते हैं, कहेगा बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए कितना शानदार, दोनों तरीका मैं बता दिया, किसी भी तरीका से जो आपको आसान लगे बना सकते हैं। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जल्दी से इसका सही आंसर देंगे। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में पेन कॉपी लेकर बिल्कुल क्लास कीजिए। एग्जाम में काफी कम समय, मैथ में अगर 100 में 100 लाना है तो मैं ज्यादातर क्लास देखिए मैथ का लाने का प्रयास कर रहा हूं। पूरा क्लास पीछे का देख लीजिए, जितना मैं मॉडल पेपर आपको सिखा दे रहा हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अंक चेंज होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, टाइप आप समझ रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी क्लासेज आप देख सकते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है। अब देखेंगे समांतर श्रेणी दिया है मतलब ए का मान दिया है प्रथम पद, डी का मान निकाल लेंगे, कोई घटाएंगे 3 ही आएगा,
कौन सा पद 88 है? मान लेते हैं एनवा पद 88 है सर। मान ले रहे हैं इस एपी का एनवा पद। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, सब्जेक्टिव में तो आपको लिखते कि माना कि इसका एनवा पद 88 है, तो कि एन बराबर 88, अर्थात कि सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 88, अर्थात कि क्या कह रहा है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 88, अर्थात कि सर एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 88 माइनस 1, या n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 87 बट्टा में 3, कटा देंगे तो 3 दूनी में 6 और 3 नवा 87, n बराबर सर 29 प्लस 1 बराबर 30, nवा पद अर्थात कि 30वां पद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ध्यान से बस यहां पे आपको समझते चलना है। आगे बढ़ते हैं सर 34 नंबर प्रश्न। फिर आ गया फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछ लिया जो मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला लिखाया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n बराबर है। करें n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? तो अभी मैंने लिखाया कि आप तूफानी लाला बन चुके, इससे पहले आपने आंसर कमेंट कर दिया ऑप्शन सी n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। आगे बढ़ते हैं सर 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। ध्यान से अंत तक देखते रहिए क्लास। इतना क्लास अगर आप देखकर जाते हैं तो एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए अभी मैं ऐसा एक प्रश्न आपको पीछे सिखा दिया, ध्यान से देखिए और ऐसे ही प्रश्न आंसर देने का प्रयास कीजिए। अभी मैं इसी टाइप का प्रश्न का आपको सिखा रहा था। कह रहा कि यदि संख्याएं इतना तथा इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान। सभी विद्यार्थी इसका आंसर सही से कमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा प्रश्न अभी आपको सिखाया हूं। तो ये हो गया आपका a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। अब चलिए मैं जैसे पूरा कॉन्सेप्ट आपको उसमें लिखाया था, लेकिन आप सीधे सीधे बनाएंगे a2 माइनस a1। अब तो इतना आप समझदार हो चुके हैं। 3x प्लस 2 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1। आप समझ रहे हैं, इसको माइनस हम लोग करें तो चेंज हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2, अर्थात सार्वंतर बराबर है क्योंकि एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो घटाएंगे तो 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2। अब देखिए 3x में से 2x घटाएंगे तो x में से 2x चला गया x और प्लस में 3। यहां पे देखिए 6x में से 3x घटाएंगे तो 3x माइनस 3। तो यहां पे अब x को एक साइड करते हैं तो 3x और ये प्लस x है तो इधर आके हो गया माइनस x, और यहां पे 3 है तो माइनस 3 है तो इधर आके हो गया प्लस 3। 2x बराबर सर जी 6, 2 से ये कट जाएगा अर्थात कि 3x बराबर 3। क्या x का मान हमने निकाला 3? बिल्कुल सही। ऑप्शन ए पे काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं x का ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल सही। आप इस साल तूफानी लाल की तरह तूफान मचाने जा रहे हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी। देखिए एक एक चैप्टर का प्रश्न मिल रहा है, पूरा आपको रिवीजन हो जाएगा। अंत तक बने रहिए। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो पूरा अगर हम लोग चर्चा कर लेंगे तो आपके हर एक चैप्टर 1 से लेकर 15 तक का रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद। अब 10वां पद तो बहुआ टाइप प्रश्न हो गया। ए 10 बराबर a प्लस 9d। ए का मतलब सर 5, 9 का मतलब 9, डी का मतलब यहां पे कोई घटाएंगे सर 3 ही हमको दिखाई दे रहा है। 5 प्लस 9 तिरिका 27 में 5 जोड़ते हैं सर 32 होता है। तूफानी लाल से पूछते हैं क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह दिया ऑप्शन ए। बहुआ टाइप प्रश्न एग्जाम में लगेगा अगर सभी क्लास आप इस चैनल पे जो भी आ रहा है देख कर जा रहे हैं तो। अब 37 नंबर सवाल काफी महत्वपूर्ण, काफी शानदार प्रश्न आ गया। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई यही जा रहा है। अगर इसकी भुजा 2 है तो इसके लिए देखिए फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है अपने से। जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? समबाहु लिख कर याद कर लीजिए। कोई फार्मूला नहीं मालूम है कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला कहता है सर √3/2 गुने भुजा। ये फार्मूला याद होगा तो कहिएगा बहुआ टाइप प्रश्न है। √3/2 भुजा दिया है 2a तो 2 से 2 कैंसिल अर्थात कि √3a कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है, दिया रहेगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया 37 का। ये फार्मूला था, इसको याद रखेंगे कि √3/2 गुने भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद कर रहा हूं काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न का रिवीजन हो रहा है। कह रहा है सर प्रश्न अपने से कि यदि त्रिभुज इतना तथा इतना में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तो कौन त्रिभुज समरूप है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहले त्रिभुज बना ले रहे हैं तो 2 नाम दिया, देखिए ए बी सी, और एक त्रिभुज कह रहा है कि पी क्यू आर। कह रहा है ए बराबर पी है,
बी बराबर क्यू है, सी बराबर आर है, क्रम से नाम है तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। पी क्यू आर एक ही ऑप्शन दिया है तो यही सही आंसर कर देंगे, क्योंकि क्रम से देखिए हो रहा है, एक बी ऐसे क्रम से, कहीं क्रम बदल रहा है, नहीं बदल रहा है तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, सेम नाम वाला त्रिभुज समरूप हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं सर 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। ये प्रश्न तो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं, इसलिए मैं बोलता हूं एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफी महत्वपूर्ण वीडियो क्लास आपके लिए इस पे उपलब्ध कराया जाएगा। कभी भी आप क्लास को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हूं। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर पाते हैं कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, रट लेंगे। देखिए यही सही आंसर यहां पे आ गया। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि दो समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मैं कई बार आपको ये प्रश्न सिखाया हूं, ये तो प्रमेय है आप में कि दो समरूप त्रिभुज के अगर संगत भुजा का अनुपात दिया रहे और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर करेंगे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और तो आपके संगत उसके भुजा का अनुपात पूछे तो वर्गमूल करेंगे, तो 9:25 कहीं पे है, बिल्कुल ऊपर ही दे दिया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर आपको कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 41 नंबर प्रश्न आपसे काफी शानदार पूछ लिया 41 नंबर। देखिए 41 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए एक त्रिभुज हमको बनाना होगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में, तो मैं त्रिभुज बना के समझा दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है ए है, यहाँ पे बी है, सी है, कह रहा है सर एक भुजा है डी समानांतर है, बिल्कुल समानांतर है, कह रहा है एडी 3 है, एडी जो है 3 है, डीबी कह रहा है 5 है तो ये 5 है, ए सी पूरा बड़ा वाला कह रहा है 5.6 है, तो ए ही मान ले रहे हैं एक्स है, यही पूछा है कि ए ही बराबर कितना होगा, तो इधर चूंकि बड़ा वाला दिया है तो इधर भी बड़ा वाला निकाल लेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 8, अर्थात हम क्या अनुपात लेंगे सर, ए बी बटा में ए डी बराबर करेंगे ए सी बटा में ए ई के, तो ए बी हमारा निकल गया 8, ए डी दिया है 3, ए सी दिया है 5.6 और ए ई अपना मान लिया हमने x। अब चलिए इसको कटा देते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 से इसको कटा देंगे तो 8 सत्ते में 56 और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे x बराबर 2.17 तिरका में 21, तो 2.1 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान प्रश्न था, ऑप्शन डी। तूफान लाल भी आपको सही आंसर बता दिया कि ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 42 नंबर प्रश्न सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, यदि उन दो कोणों का अंतर 30 है तो त्रिभुज का कोण। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसमें काफी लॉजिकल प्रश्न होता है। देखिए क्या कर रहा है कि कोई भी त्रिभुज है, इसमें 3 कोण है तभी त्रिभुज है, कर इसके दो कोण का योग जब जोड़ते हैं तो तीसरे के बराबर होता है और दो कोण का अंतर जो है वो 30 है। तो चलिए इस पे फंडा पे बैठाते हैं, तो दो कोण जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, दो कोण घटा ले रहे हैं तब 30 आ रहा है, देखिए घटा लेना कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। चलिए तूफान लाल से पूछते हैं कि क्या हम लोग का आंसर सही है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर हम इससे पूछे आंसर तो कह रहा है कि ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चेक कीजिए, 45 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे तो 90 होगा लेकिन घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसलिए एक ही इस कंडीशन को, उम्मीद कर आप समझ रहे, एक ही कंडीशन को पालन कर रहा था कि क्या कह रहा था कि दो कोण जोड़ेंगे तो तीसरे कोण के बराबर है, तो बिल्कुल दो कोण जोड़े तीसरे के बराबर है और घटाने पे 30 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न फिर आ गया। 43 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। चलिए मैं त्रिभुज बनाकर आपको समझा रहा हूं, तो क्या एग्जाम में आपको कोई गलत नहीं करना है, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, तभी मैथ में 100 में 100 आएगा। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब कह रहा है सर ए 47 डिग्री है, ए अपना सर जी 47 है, क्यू कह रहा है 73 है, तो ए समरूप है, तो अभी पीछे इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, इसका मतलब क्या है कि कोण ए बराबर है कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तभी तो समरूप है। तो जब ये बराबर है तो क्यू बराबर बी, तो इसका बी कितना होगा 73 होगा, पी कितना होगा 47 होगा। आप समझ पा रहे हैं, दोनों बराबर है। अब जानते हैं हम त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, अर्थात कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा।
कोण ए हमको मालूम हो गया सर 47 डिग्री, बी भी मालूम हो गया 73 डिग्री, तो क्या कोण सी हम नहीं निकाल सकते हैं? कहिएगा सर अब तो बउआ टाइप प्रश्न हो गया। बिल्कुल, कोण सी बराबर सर जी 180 और प्लस है तो इस साइड में होकर माइनस, लेकिन इसको जोड़ दे रहे हैं तो 7 3 10 का 0, 7 4 11 1 12 घटा लेंगे, कोण सी है सर 60 डिग्री। कहां पे है? बिल्कुल दिया है ऑप्शन सी सही आंसर हो गया आपके 43 नंबर प्रश्न का। सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट, काफी शानदार है। इस पे कोई प्रश्न आएगा एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है, पूरे क्लास को फिर से देखकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। कह रहा है बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी। अब आ गया निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न। कह रहा है सर कि मूल बिंदु से दूरी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है मूल बिंदु से दूरी। बिल्कुल सही, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर है 44 नंबर प्रश्न का। देख लीजिए सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए। क्या है बीच की दूरी? तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या कहता है दूरी सूत्र सर? कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए, इसी पे बेस्ट प्रश्न इस साल मिलेगा आपको एग्जाम में। x2 है अपना 9 और x1 है 5, तो इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 है -9 और y1 है -12, तो माइनस माइनस को कर देगा प्लस, घटाएंगे सर 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, अर्थात कि 16 प्लस 9 अर्थात कि सर जी 25 अर्थात कि 5। जो भी छात्र कमेंट किए हैं ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। सीधे सीधे फार्मूला याद रखेंगे और सीधे आगे तो गुना भाग कर देना है। चलिए उम्मीद करूँ आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान से अंत तक तूफानी लाल की तरह तूफान मचाए रहिए एग्जाम में अगर आपको तूफान मचाना है तो। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिंदु इतना की दूरी बिंदु से कितना होगा? तो अभी मैंने पीछे सिखा दिया मूल बिंदु वाला फार्मूला, सीधे सीधे उस पर बैठा देंगे। मैं क्या बताया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स का मान होता है, वाई का मान होता है, भुज होता है, कोटि होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर सर जी 64। जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा गुरुजी 100 अर्थात कि 10 इकाई हो गया मूल बिंदु से दूरी। कहां पे है? ऑप्शन डी पे है। बउआ तूफानी लाल से पूछते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है? बिल्कुल ये आंसर सोच के बता दिया कि आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न, पूरे 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पूरा 15 चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा इसी टाइप पे रहेगा। कह रहा है बिंदु पी क्यू, कह रहा है कि पी और क्यू दो बिंदु है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, अर्थात कि सर ये हमारा बिंदु है P, ये हमारा बिंदु है Q, इसका नियामक कह रहा है कि सर -4 2 है, इसका नियामक 8 6 है। PQ आपका रेखाखंड, इसको मिला इसका मध्य बिंदु में क्या आएगा? तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला याद रखेंगे सर x1 बट्टा x2 इंटू 2 और अपना y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है। अब जोड़ दीजिए तो x1 -4 प्लस 8 बट्टा में 2 होगा मध्य बिंदु का नियामक, और यहाँ पे 2 प्लस 6 बट्टा में 2, अर्थात कि 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 में से 2 से भाग देंगे 2, 6 2 8 में 2 से भाग देंगे 4, 2 और 4 कहां पे दिया है गुरुजी? ऑप्शन सी पे दिया है। बउआ तूफानी लाल कह रहा है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शानदार, ऐसे ही कमेंट में तूफान मचाए रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे मिल रहा है। देखिए 48 नंबर प्रश्न कह रहा है सर त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष एबीसी का निर्देशांक दिया है, तो केंद्रक का निर्देशांक। काफी शानदार प्रश्न है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, काफी ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी। यहां पे कह रहा है सर ये अपना त्रिभुज है ए बी सी। काफी मैं विस्तार से आपको सिखा रहा हूं ताकि ये चैप्टर आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे तो मैं पिक्चर बना दिया और यहां पे निर्देशांक दिया है। अब चलिए करें नियामक, केंद्रक, सेंट्रोइड, यहां पे केंद्रक का निर्देशांक क्या फॉर्मूला कहता है सर? फॉर्मूला कहता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3, यही होता है केंद्रक का निर्देशांक। सीधे सीधे मान पुट करेंगे गुरुजी, -1 प्लस 5 प्लस 8 बट्टा में 3। समझ रहे हैं? ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और यहां पे मैं तो इतना लिख रहा हूं, एग्जाम में भी आप नहीं लिखेंगे, सीधे यहीं से जुड़ के 3 से भाग करके निकाल दीजिएगा। 0 -2 और प्लस में 2 बट्टा में अपना 3, तो ये हो गया अपना कितना 8, और में से 5 में से घटाएंगे 4, 8 4 12 में 3 से भाग देंगे, 4 तिहाई में 12, ये तो 2 और 2 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना भाग करेंगे 0,
4 जीरो कहां पे दिया है सर? तो यहां पे ध्यान से देखिए तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए तूफानलाल से पूछते हैं सही आंसर क्या बता रहा है। ये बता रहा है ऑप्शन बी 6 जीरो। हम लोग कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे तो 3 है तो यहाँ पे -1 5 8, तो ठीक है -1 5 घटाएंगे 4 8 4 अपना हो जाएगा 12, 3 से भाग देंगे 4 3 12 होता है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा तो जीरो। तो यहाँ पे 4 आ रहा है अर्थात तूफानलाल कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे 4। ऐसे आप खुद से चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए। बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है इनमें कौन सी बिंदु रेखा इतना पर नहीं है। काफी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। कह रहा है इसमें जो ऑप्शंस आपके सामने शो रहे इसमें से कौन बिंदु इस रेखा पर नहीं है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो चलिए मान कैसे चेक करते हैं। तो जिसका मान इसको समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा वही रेखा पे नहीं होगा। जैसे देखिए इसका मान अगर हम पुट करें 2 और 1/2, तो x का ये मान है और ये y का मान है, आप समझ रहे हैं। तो x पे रखेंगे 2 और यहाँ पे y पे भी रखेंगे 1/2 तो बराबर 5। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5 बराबर 5। LHS बराबर संतुष्ट कर रहा है तो ये रेखा इस पे है, ये बिंदु जो है रेखा पे है। इसी तरह मान चेक करेंगे 3, तो यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 और 2, तो 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएगा 5, ये भी संतुष्ट कर रहा है। 5 5 अगर रख के चेक करते हैं तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो ये भी बराबर आ जा रहा है। तो 15 में से 5 घटेंगे LHS बराबर RHS आ रहा है। लेकिन अब एक ही बचा तो यही नहीं होगा, ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 4 का मान रखेंगे तो 3 × 4 और 2 × 0 बराबर 5, तो 12 - 0 तो 12 आ जाएगा। 12 बराबर नहीं है 5, ये संतुष्ट नहीं करा तो यही रेखा पर नहीं है। तो देखिए कितना शानदार प्रश्न था, कौन बिंदु रेखा पर नहीं है प्रश्न पूछा गया था। तो सभी का मान पुट करेंगे, जो LHS बराबर RHS नहीं करेगा, जो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा वही रेखा पर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी तूफानलाल भी बता दिया सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिंदु इतना किस पाद में है, अर्थात कि किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। फिलहाल से पहले आपको तूफान मचाते हुए इसका सही आंसर कमेंट कर देना है कि माइनस प्लस किसका साइन होगा, किस पाद में होगा। तो माइनस प्लस है सर, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद, बिल्कुल सही। और प्लस प्लस रहता तो क्या होता, प्रथम पाद, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस, चारों याद रखेंगे। ये भी देखिए इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे पूरा त्रिकोणमिति से प्रश्न मिल रहा है। लेकिन हम लोग अभी के क्लास चूंकि काफी लंबा हो चुका है, 50 तक के प्रश्न पे ही सीमित रखेंगे। आपको नीचे बताना है कि 50 में से आपने कुल कितना प्रश्न का सही जवाब दिया। फिर मिलेंगे इवनिंग में किसी आपके महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, और कोई भी क्लासेस पीछे का छूटा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।